बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कुछ मज़ीद कंप्यूटर का रोल डिफरेंट फील्ड्स में देखेंगे। हम देखेंगे इंडस्ट्री में हमारा कंप्यूटर हमें किस तरह से फैसिलिटेट करता है और एयरलाइन सिस्टम में हमारा कंप्यूटर हमें किस तरह से फैसिलिटेट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्रीज़ में हमारा कंप्यूटर किस तरह से हमें फैसिलिटेट करता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और किस तरह से ये हमारे कम्प्लेक्स टास्क को ईज़िली परफॉर्म कर सकता है। बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में जैसे कहीं पे भी प्रोडक्शन हो रही है, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है या फैक्ट्रीज़ वगैरह की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऐसे बहुत सी मशीनरी, वहाँ पे ऐसे बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जो वर्किंग कर रहे होते हैं। बेसिकली किस तरह से हम उसमें कोई डाटा इनपुट करते हैं, वो डाटा प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट बन रही होती है। तो वो हम तमाम मशीनरी को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये मशीन्स क्या हैं, हमारे कंप्यूटर्स ही हैं। इसमें सबसे जो मेन हमारे पास एक मशीन आती है जिसे हम कहते हैं रोबोट्स। और ये रोबोट्स क्यों यूज़ होती हैं? हमारे बहुत से कम्प्लेक्स टास्क को ईज़िली परफॉर्म करने के लिए ये रोबोट्स बनाई जाती हैं। रोबोट है क्या? ये एक ऐसी प्रोग्रामेबल मशीन है। प्रोग्रामेबल मशीन इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लगा देते हैं। हम इस मशीन में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लगा देते हैं और इस मशीन ने, इस रोबोट ने हमेशा उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करते हुए क्या करना होता है, वर्किंग करनी होती है। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही हमेशा क्या कर रही होती है, फॉलो कर रही होती है और उसके अकॉर्डिंग वर्किंग परफॉर्म कर रही होती है। जितने भी टास्क होते हैं वो उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए परफॉर्म करती है। तो इसलिए हम इसे एक प्रोग्रामेबल मशीन कहते हैं। अब जिस तरह की हमारी वर्किंग है, हम उस तरह की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक मशीन के अंदर डाल देंगे और वो मशीन उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वर्किंग परफॉर्म करेगी। और उसके बैकएंड पे होगा क्या? उससे होगा क्या, हमारे कम्प्लेक्स टास्क, हमारे वो टास्क जो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बीइंग के लिए परफॉर्म करना डेंजरस है या कॉम्प्लिकेटेड है, वो टास्क हमारे रोबोट्स, हमारी मशीन्स ईज़िली परफॉर्म कर सकती हैं। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं रोबोट्स की कि किस तरह से वर्क कर सकता है या रोबोट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। असेंबलिंग एंड सेपरेट पेंटिंग ऑफ कार्स। असेंबलिंग यानी अब अगर हम व्हीकल्स बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कार हम एक ही मॉडल बना के उसके अंदर जी उस कार को बनाना शुरू कर देंगे। कार में बेसिकली बहुत से ना छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिन्हें अलग अलग डिज़ाइन किया जाता है, अलग अलग बनाया जाता है। फिर एट द एंड उन तमाम को असेंबल किया जाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। फिर उस सब को पेंट किया जाता है और एक कार मॉडल की शेप में आती है। तो वहाँ पे भी हमारे रोबोट्स ही ये सब काम कर रही होती हैं। बेशक उन पार्ट्स को बनाना हो, उन्हें असेंबल करना हो या एट द एंड उन्हें सेपरेट करना हो, उन्हें पेंट करना हो, वो सब कुछ हमारे यही रोबोट्स ही परफॉर्म कर रही होती हैं। इसके अलावा कैरिंग आउट मेंटेनेंस ऑन ओवरहेड पावर केबल्स पे किसी भी किस्म की वर्किंग करनी हो, उन्हें मेंटेनेंस देनी हो, उन्हें मेंटेन करना हो, उनके ऊपर वर्किंग करनी हो, तो हमारी रोबोट्स ही ये काम परफॉर्म करती हैं। टेस्टिंग ब्लड सैंपल्स, टेस्ट जो होता है, फिर उस ब्लड सैंपल को एग्जामिन करना, उसके कंपोनेंट्स को चेक एंड बैलेंस करना, उन्हें जज करना, ये भी हमारी रिपोर्ट्स करती हैं। आउटर स्पेस एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम्स, आउटर स्पेस जैसे खला में हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, सैटेलाइट्स में हम अपने रिपोर्ट्स को भेजते हैं, हम अपने स्पेस में रिपोर्ट्स को भेज के वहाँ पे स्पेस में अपने एनवायरनमेंट को जज करते हैं। तो वहाँ पे अब इन तमाम क्राइटेरियाज में एक पर्सन का काम, या तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है कि पर्सन परफॉर्म नहीं कर सकता, या पर्सन का पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़ें परफॉर्म करना, या फिर उस पर्सन के लिए अगर वो परफॉर्म करता है ये चीज़ें तो डेंजरस साबित हो सकती हैं। तो वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं रोबोट्स को कि रोबोट्स वहाँ पे वर्किंग करें ताकि हमारा काम भी हो जाए
और हमारी हेल्थ इफ़ेक्ट भी ना हो। हम रोबोट्स को ऐसे एरियाज़ में भी भेज रहे होते हैं जहाँ पे हमारी डेंजरस वेव्स होती हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकती हैं, वहाँ भी हमारे रोबोट्स वर्किंग कर सकती हैं। तो हम इसलिए रोबोट्स को यूज़ करते हैं अपनी इंडस्ट्री वर्किंग के अंदर, अपनी प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन को मेंटेन करते वक्त, कि हमारे रोबोट्स क्या कर सकें, एक काम को प्रॉपर्ली परफॉर्म भी कर लें और उसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी भी पेश ना आए कि पर्सन परफॉर्म करे तो उसकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। अच्छा, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्री इन फॉलोइंग वेव्स। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट तरह से हमारा कंप्यूटर यूज़ होता है। ऑटोमेटेड प्रोडक्ट सिस्टम, अब इसके अंदर है मैनी कार फैक्ट्रीज आर completely computerized, cars are assembled by computer controlled robot. These systems work quickly than human being and becoming popular. Automated production system, ये पहले भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि कोई भी प्रोडक्ट हो, स्पेशली कार वगैरह या किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो हाँ, कोई पर्सन उस प्रोडक्ट को उठा के बनाना नहीं बैठ जाएगा। बहुत सी मशीनरी, बहुत सी रोबोट्स होती हैं जो एक एक पार्ट को बनाती हैं, फिर उन्हें असेंबल करती हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करती हैं। ठीक है, तो इस सब में हमारे पास क्या होता है, ये ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम्स होते हैं, यानी ऐसी मशीनरी, ऐसी रोबोट्स जो क्या कर रही होती हैं, इन तमाम कंपोनेंट्स को बिल्ड कर रही होती हैं, प्रोडक्शन को बिल्ड कर रही होती हैं। इसके अलावा हमारे इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, इसके अलावा हमारे कंपनीज़ के अंदर, हमारी प्रोडक्शन सिस्टम्स के अंदर, हमारी फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिज़ाइनिंग भी हो रही होती है। और हम कह सकते हैं कि डिज़ाइनिंग प्रोडक्शन से पहले का स्टेप है। आप कभी भी ये नहीं करेंगे कि आपने कोई चीज़ बनानी है, आप बना लें और उसके बाद कहें कि ये इसका डिज़ाइन ऐसा होना था और ऐसी बनी है। नहीं, हम पहले एक डिज़ाइन डेवलप करते हैं, एक स्केच बनाते हैं। हमने कोई भी सिंपल कोई छोटा सा काम भी करना हो ना, इवन आपने कोई किसी को लेटर भी लिखना है ना, आपके माइंड में एक पहले 1-2 मिनट के लिए स्केच आता है कि ये चीज़ें लिखनी है, ये बातें लिखनी है, इस तरह से लिखना है। आपने किसी को एप्लीकेशन लिखनी हो, आपके पास होता है कि इस फॉर्मेट में मैंने लिखनी है, ये बातें मैंने लिखनी है, इस पर्सन को लिखना है, इस तरह से लिखनी है। तो वो जो स्केचिंग है वो बेसिकली क्या होती है, डिज़ाइनिंग होती है। और जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतने हाई लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी बेसिकली हमने डिज़ाइन तो बनाना है ना। हम डिज़ाइन के बगैर तो प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। जब हमें पता ही नहीं है हमने क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है, तो प्रोडक्शन तो नहीं हो सकती। तो इसलिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक जो फर्स्ट स्टेप होता है, उस फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि बेसिकली बनाई जाती है, किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग की जाती है कि प्रोडक्शन जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो किस किस्म की होगी, किस तरह से होगी, कैसे लगेगी, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो सारी एक डिज़ाइन के थ्रू पहले डेवलप की जाती हैं और उसके बाद फिर क्या होता है, प्रोडक्शन होती है। बेसिकली 3 चीज़ें हमारी इंडस्ट्रीज़ में वर्किंग करेंगी। प्रोडक्शन होना, ठीक है, जो ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम से होगा, फिर डिज़ाइनिंग होना, और फिर इस पूरे प्रोसेस को, बेशक डिज़ाइनिंग है या प्रोडक्शन है, मैनेजमेंट करना कि सब कुछ ठीक से चल रहा है, सारा काम ठीक से हो रहा है। उन मशीन्स पे भी एक चेक एंड बैलेंस होता है कि वर्किंग ठीक से हो रही है या नहीं। तो इसको हम फर्दर मज़ीद डिटेल में देखेंगे, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जिसे हम कैड भी कहते हैं, और ये हमारी फैक्ट्रीज़, हमारी इंडस्ट्रीज़ में डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है। सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी प्रोडक्शन को हैंडल करते हैं। किस तरह से, हम इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं, इसमें हम डिफरेंट डिज़ाइन बनाते हैं, हम इसमें स्केचिंग करते हैं कि हमारे वर्किंग किस तरह से होगी, हम किस किस्म की प्रोडक्शन अपनी जनरेट कर रहे हैं, किस किस्म की प्रोडक्ट्स हमारी डेवलप होंगी, किस तरह से हमारा आने वाला, जैसे हम अपना एक शेड्यूल बनाते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं, सेम इसी तरह से डिज़ाइन भी होगी। तो उसमें होगा कि क्या क्या काम करने हैं, किस तरह से करने हैं, किन किन कंपोनेंट्स पे काम करना है, क्या चीज़ बनानी है, कैसी स्केचिंग करनी है। तो ये सब किस में आएगा, ये हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इस तरह की डिज़ाइनिंग या स्केचिंग कर सकते हैं।
इसमें फर्दर है कि हमारे पास इट इज़ यूज टू डिस्प्ले एंड बिल्ड प्रोडक्शन मॉडल यूजिंग सॉफ्टवेयर। इट इज़ आल्सो यूज टू टेस्ट दीज मॉडल्स। हम मॉडल्स बनाएंगे, फिर उन मॉडल्स को टेस्ट भी हम थ्रू कैड ही करते हैं। और किस तरह से टेस्ट करेंगे कि हम कंपाइल करेंगे पार्ट्स को, हम एक एक पार्ट को एक क्वांटिटी लिस्ट के थ्रू कंपाइल करेंगे, एक एक पार्ट को देखेंगे कि तमाम पार्ट्स जैसे जितने भी पोर्शंस हैं वो क्या प्रॉपरली काम करेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा हम एक आउटलाइन स्केच करेंगे कि हमने किस तरह की वर्किंग जनरेट करनी है, किस तरह से हमने इस चीज़ को डेवलप करना है। इसके अलावा हम एक फाइनल डिज़ाइन बनाएंगे, यानी सबसे पहले हम छोटे छोटे पोर्शंस बना रहे हैं, एक आउटलाइन जनरेट कर रहे हैं कि किस किस तरह से वर्किंग होगी, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, और फिर एक एनुअल डिज़ाइन बनाया जाता है कि एट द एंड हमारे पास प्रोडक्ट किस तरह से होगी। CAD is used in designing new cars, aircrafts, bridges, buildings। कहाँ कहाँ पे CAD यूज़ हो सकता है? वैसे तो किसी भी किस्म की प्रोडक्शन के लिए हम CAD को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चंद एक एग्जांपल्स भी दी गई हैं ब्रिजेस, एयरक्राफ्ट, कार्स या बिल्डिंग वगैरह को बनाने के लिए हम CAD को यूज़ कर सकते हैं। अब CAD के लिए हमारे पास हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर्स होने चाहिए, क्योंकि ये सारी वर्किंग है क्या, स्केचिंग की है, डिज़ाइनिंग की है। अपने आने वाले प्रोडक्शन का मीन जो चीज़ बनाने लगे उससे पहले के एक बहुत हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग फेज़ है। इसे जितना आप डीपली देखेंगे उतना ही बेहतर होता है। तो इसके लिए हमें हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर्स की ज़रूरत होती है। इनपुट डिवाइसेस जिन्हें यूज़ करते हुए हम डिज़ाइनिंग करेंगे, जैसे माउस, कीबोर्ड वगैरह, ग्राफिक टैबलेट्स वगैरह या स्कैनर्स वगैरह हो गए, डिज़ाइन बना के हम उन्हें स्कैन कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स वगैरह इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 डायमेंशनल इमेजेस, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स शो होते हैं। एक डिज़ाइन बनाने के बाद वो डिज़ाइन आपको लेफ़्ट साइड से कैसे लगेगा, राइट साइड से कैसे लगेगा, ऊपर से कैसे लगेगा, नीचे से कैसे लगेगा, तो हम उसकी हर डायरेक्शन देख सकते हैं। ब्रिज का अगर हमने एक थ्रू कैड डिज़ाइन बनाया तो हम देख सकते हैं वो ब्रिज किस तरह से लगेगा एट द एंड, तो वो हम 3 डायमेंशनल इमेजेस के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये बेसिकली कंट्रोल करता है, मैनेज करता है मैन्युफैक्चरिंग को। अब मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है ना, मैन्युफैक्चरिंग तो हमारी मशीनरी में हो रही है, हमारी रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, वर्किंग हमारी रोबोट्स कर रही हैं, या कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम कर रहा है, कैड में डिज़ाइनिंग हो रही है। अब डिज़ाइनिंग को और मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को कंपेयर करना, क्या ठीक से ये सारा प्रोसेस हो रहा है, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन हो रहा है या नहीं, हमारी प्रोडक्शन ठीक से हो रही है या नहीं, एक चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। हर सिस्टम पे एक चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है, एक कंट्रोल सिस्टम करना पड़ता है जो देखता है कि क्या ये वर्किंग ठीक से हो रही है या नहीं। तो हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हमारे कैम होते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन क्या हो रही होती है, मॉनिटर हो रही होती है, कंट्रोल हो रही होती है। कैम भी सॉफ्टवेयर्स हैं। यूज़ डिजिटल डिज़ाइन आउटपुट फ्रॉम कैड सिस्टम। इसमें हम वो डिज़ाइंस डालते हैं, ठीक है, फिर ये उस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए हमारी जो प्रोडक्शन है उसे मॉनिटर करता है। ऐसा तो नहीं हमने डिज़ाइन बनाया और फिर हम जी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें, एट द एंड प्रोडक्ट बने और हम कहें हाँ हमने तो डिज़ाइन में ऐसी बनाई थी, यहाँ पे ये चीज़ बन गई है। वो पूरा जो प्रोसेस करके एट द एंड बन चुकी है, तब वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे ही है ना कि प्रोडक्शन तो हो गई, हमने डिज़ाइन बनाया, प्रोडक्ट भी बना ली, सेम है ही नहीं, अब क्या करें जी, सारी प्रोडक्शन वेस्ट गई। ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, कैम को यूज़ करते हैं। जो कैड में हमने डिज़ाइन बनाया वो हम एज आ इनपुट इसके अंदर डालते हैं, और फिर इसका काम क्या है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है कि ये देखती रहे, कंट्रोल करती रहे कि क्या हमारा डिज़ाइन फॉलो हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए ये हमारी प्रोडक्शन को क्या करती है, मॉनिटर करती है या कंट्रोल करती है। जहाँ पे ऊपर नीचे होगा फ़ौरन से आपको बताएगी कि ये चीज़ यहाँ पे हमारी अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन डेवलप नहीं हो रही।
प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विद एक्यूरेसी। जब हम कैम को यूज़ करेंगे तो उसके कुछ एडवांटेजेस या कुछ बेनिफिट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम कैम में कोई प्रोडक्ट बनाएं तो हमेशा वो क्योंकि एक ही डिज़ाइन को फॉलो करते हुए उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करेगा। और कैड में हम ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं कि सारे कंपोनेंट्स हों वो प्रॉपरली काम करेंगे या नहीं, क्या वो कंपाइल होंगे या नहीं, क्या वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट होंगे या नहीं। तो उसके बाद हमारे पास थ्रू कैम जो भी प्रोडक्ट बनेगी वो एक्यूरेट होगी, प्रॉपर होगी। द क्वालिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इज़ कंसिस्टेंट। तमाम प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सेम होगी। क्यों सेम होगी? जब हम फॉर एग्जांपल हम एक ही किस्म की रेसिपी को यूज़ करके हम 10 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, 10 केक्स बनाते हैं, रेसिपी एक ही हमने यूज़ की है तो सेम ही हमारे पास चीज़ बनेगी। इसके अंदर भी हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सेम है, हमारे पास डिज़ाइन सेम है, हमारे पास मशीनरी सेम है। तो उससे बेशक हम लाखों की तादाद में प्रोडक्ट बनाएं, वो हमेशा कंसिस्टेंट यानी एक जैसी ही रहेगी, उसमें ऊपर नीचे कोई चीज़ नहीं होगी। प्रोडक्शन इज़ मच चीपर क्योंकि यहाँ पे सारी वर्किंग कैसे हो रही है? थ्रू मशीनरी हो रही है। सारा काम ही हमारी मशीन्स डेवलप कर रही हैं और मशीन्स में हम इजीली चीज़ को जनरेट कर सकते हैं। ये चीपर होती हैं, एक्सपेंसिव सिस्टम नहीं होगा। प्रोडक्ट डिज़ाइन कैन बी मॉडिफाइड ईजिली। डिज़ाइन में जाके थोड़ी सी चेंज करें, डिज़ाइन चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारा कैम भी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को भी चेंज कर देगा। आपने जी लोगो थोड़ा सा चेंज करना है, कैड में जाके उसका लोगो चेंज करें, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्ट पे वो लोगो ईजिली चेंज हो जाएगा। आपने फॉर एग्जांपल जो भी प्रोडक्ट है उसमें जो भी ऊपर नीचे चीज़ करनी है, चेंजिंग करनी है, आप ईजिली कर सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एनी ब्रेक। हम कंटिन्यूसली, क्योंकि मशीन्स वैसे भी नहीं थकती, सारी वर्किंग हमारी थ्रू मशीन्स हो रही है, बेशक डिज़ाइनिंग, बेशक प्रोडक्शन या बेशक कंट्रोलिंग, हर चीज़ हमारी मशीन कर रही है। तो विदाउट एनी ब्रेक कंटिन्यूसली वो प्रोडक्ट्स को डेवलप करता रहता है। इट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ पर्सन फॉर लेबर। इसमें हमारे नंबर ऑफ पर्सन कम हो जाते हैं। यही वजह है कि इसे हमने चीपर भी कहा कि सारी वर्किंग हमारी मशीन कर रही होती है। प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्ट बनानी है, डिज़ाइन बनाना है या कंट्रोलिंग करनी है, कहीं पे कोई पर्सन इन्वॉल्व ही नहीं है। उन डिवाइसेस को चलाने के लिए एक पर्सन की ज़रूरत होगी, लेकिन इस सब को हैंडल करने के लिए पर्सन्स की ज़रूरत कम होती है। इसलिए नंबर ऑफ़ लेबर्स कम है, नंबर ऑफ़ पर्सन कम है, तो हमारी कॉस्ट उन पर्सन्स के लिए वैसे भी कम जाएगी। और हमारा सिस्टम भी ये क्या हो जाता है, इनएक्सपेंसिव हो जाता है। इतना आज के लिए काफ़ी है। आज हमने यूज़ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री देखा, हमने कैड, कैम और प्रोडक्शन सिस्टम्स देखे, हमने रोबोट का यूज़ देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एयरलाइन सिस्टम देखेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।